गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न उठता है कि राष्ट्रवाद है क्या। तो जो विचार किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। साझा पहचान का मतलब क्या हुआ? मतलब उसको हिंदू भी माने, मुसलमान भी माने, सिख भी माने, ईसाई भी माने, है ना। राष्ट्र की भावनाओं की जड़ को जमाने के लिए कई प्रतीकों की सहारा ली जाती है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज में कोई धर्म का नहीं है, जैसे भारत के ही राष्ट्रीय, मैं यूरोप पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं भारत की बात कहता हूँ। भारत के राष्ट्रवाद जो है, भारत में जो है जैसे राष्ट्रीय झंडा है तो उसमें अशोक चक्र है। उसको न तो हिंदू का उसको किसी प्रकार का विरोध है, न मुसलमान का विरोध है, न सिख का, न ईसाई का। तो ये माने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि जो है वह राष्ट्रवाद को जड़ के जमाने के लिए ये सब बिंदु है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय प्यारे बच्चों 19वीं शताब्दी के मध्य तक, कौन शताब्दी? 19वीं शताब्दी के मध्य तक अगर हम लोग माने, समझिएगा कब? 19वीं शताब्दी के मध्य तक की बात हम करते हैं, ज़्यादा की बात हम नहीं करते। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य तक अगर हम लोग माने तो क्या था? 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय देशों का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। जैसे भारत में होता था, छोटे छोटे रियासत थे, उसी तरह से यूरोप में भी उसी प्रकार से होता था। माने छोटे छोटे राजवंश, राजा थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन था और उस काल में कई ऐसे तकनीकी परिवर्तन हुए जिसके कारण समाज में अभूतपूर्व बदलाव आए। समाज में आए इन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्रवाद का जन्म दिया, राष्ट्रवाद के भावना का जन्म दिया। इस प्रकार से नए राष्ट्रों का निर्माण की प्रक्रिया 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में माने 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हुई। अब प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति जो है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में ही हुई। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता भी है कि पहली अभिव्यक्ति कहाँ हुई, तो फ्रांस में हुई। और फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए। सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्थान में, क्योंकि वहाँ राजतंत्र था फ्रांस में, जैसे भारत में हुआ करता था, है ना। हाल में नेपाल में भी वहाँ का राजा होते थे, है ना। और भारत में तो आप जान ही रहे हैं का, तो वहाँ के दशरथ जी राजा, तो वहाँ के जनक जी राजा, इस तरह से राजा होते थे। तो
कब स्थानांतरण हुआ प्यारे बच्चों? 1789 ईस्वी में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक शासन या मैंने संस्थानों में हुआ। इस प्रकार से हुआ। अब राष्ट्र का भविष्य की रचना, तो क्रांतिकारियों ने प्यारे बच्चों जहां पर भी कुछ बदलाव हुआ तो क्रांतिकारियों से ही बदलाव हुआ, वे ही बदलाव किए हैं, ऐसे बदलाव नहीं हुआ है। तो क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना का स्थापना के लिए कई कदम उठाए। जैसे कुछ कदम के बारे में मैं बतलाता हूँ कि एक मातृभूमि और उनके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त हो, है ना। मैंने सभी लोगों का जो उस मातृभूमि पितृभूमि, जैसे हम लोग मातृभूमि कहते हैं वहाँ पितृभूमि कहते हैं, तो सभी नागरिकों का उससे समान अधिकार मिले और राजसी प्रतीक को हटा दिया गया। जैसे भारत में कहीं है ना कि चांद तारा है, राजा रहते तो चांद तारा, तो कहीं जो है गद्दा, तो कहीं भगवा ध्वज, इस तरह से रहता था अपना अपना झंडा। तो उसी तरह से वहाँ राजसी प्रतीक को हटाकर नए फ्रांसीसी झंडा का इस्तेमाल किया गया, जो कि तिरंगा था, 3 रंगों का, जैसे भारत में था ना, उसी तरह से वहाँ पर भी था। और स्टेट जनरल की सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनाव या नागरिकों द्वारा चुना गया, उनका नाम बदल करके नेशनल, क्या चीज़ है, उनका नाम बदल कर करके क्या रख दिया गया, नेशनल, है ना, असेंबली रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया प्यारे बच्चों। इस तरह से आप समझेंगे, है ना। और शहीदों को नमन किया गया, समझेंगे। शहीदों को क्या किया गया? नमन किया गया, जो शहीद होते थे, है ना। अब ये नहीं कि उसको आतंकवादी, जैसे हमारे देश में अभी जो भी माने लोग हैं उसको या तो नक्सली कह कर करके लोग मार देते हैं। अब उनका उद्देश्य क्या है? हो सकता है कि राष्ट्रवाद का उद्देश्य हो। उसी तरह से प्यारे बच्चों, उस देश में पहले जो उसको नक्सली कहा जाता था, तो जब ये राष्ट्रवाद का उदय जब होने लगा तो उसको शहीदों का, उन सब शहीदों का नमन किया गया और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, जिसने सभी नागरिकों के लिए एक नियम बनाए गए। ये सब किया गया। यूरोप के अन्य भागों में भी बदलाव हुआ प्यारे बच्चों। यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव पड़ा। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के कई शहरों के लोगों को प्रभावित किया। इन शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों, छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। इन क्लबों की गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया गया और 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर लिया। इस तरह से फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम किया। इस तरह से प्यारे बच्चों, और जब इसके प्रचार करने का काम किया तो अब आ जाता है नेपोलियन। आप जानते हैं नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस के राजा था।
नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया। प्रजातंत्र को क्या किया? तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र का स्थापना की हो गई। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनके लिए उसे हमेशा याद किया जाता है ना? हमेशा याद किया जाता है नेपोलियन को। क्या भाई कदम उठाए? कौन सा कदम उठाए कि नेपोलियन को याद किया जा सकता है? तो नेपोलियन ने शासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए। शासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल उसने बनाया। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में सिविल कोड लागू किया और उस कोड को नेपोलियन कोड कहा जाता है। और इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया। तो जन प्रतिक्रिया के बारे में, जन प्रतिक्रिया क्या हुई भाई उससे? तो आम आदमी को समझ में आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से व्यवसाय में कितना लाभ होगा। इसलिए किसानों, कामगारों माने कारीगरों और मजदूरों ने एक नई आज़ादी का खुलकर स्वागत किया, है ना? इस तरह से उसको एकदम स्वागत किया। लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था, वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलता जुलता प्रतिक्रिया थी, है ना? क्या थी भाई? तो आप ये समझिएगा, क्रांति, है ना, ये कहता है कि क्रांति के पहले की स्थिति क्या थी। पहले इस चीज़ों को समझिए। इस क्रांति के पहले की स्थिति क्या थी? तो 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुए थे जैसे हम आज जानते हैं और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। सब अलग अलग बटे हुए थे सूबों में। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। कहता हम स्वतंत्र हैं, है ना? जैसे भारत में कैसे कैसे मैंने करीब 500 से ज़्यादा रियासतें थे, वो स्वतंत्र समझता था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अथक परिश्रम कर करके सभी को मिला लिया। तो इस तरह से तो पूर्वी और मध्य यूरोप की बात मैं कर रहा हूँ। पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे जिनको अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे। इन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं थी। उनमें यदि कोई समानता थी तो वह थी कि किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण, मैंने राजा को ही भगवान मानना, यही एक था कि जो है तो वही भगवान। अब ये देखना है कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण और प्रक्रिया। तो पहला आता है कारण में अभिजात वर्ग। प्यारे बच्चों, अभिजात वर्ग से कहने का हमारा क्या तात्पर्य है? मैं कहता हूँ कि यूरोपीय महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनैतिक तौर पर प्रभावित हुआ करता था। कुलीन वर्गों के लोगों की जीवन शैली एक जैसा होती थी, जिसका इस बात से कई लोगों या कोई लोगों को लेना देना नहीं था
कि वे किस क्षेत्र में रहते हैं और शायद इस जीवन शैली के कारण वे एक सूत्र में बंधे रहते थे। मध्य वर्ग का उदय पश्चिम और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधों में वृद्धि होने लगी थी। इससे शहरों का विकास हुआ और इन शहरों में एक नए व्यवसायिक वर्ग का उदय हुआ। एक नए कौन वर्ग का? एक नए व्यवसायिक वर्ग का उदय हुआ। अब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। अब एक जो नए व्यवसायिक वर्ग जो हुआ तो ये वर्ग में एक वर्ग मजदूर था और दूसरा मध्यम वर्ग का था, है ना। तो मध्यम वर्ग का मुख्य हिस्सा कौन थे? उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी, है ना। और इन मध्यम वर्गों के राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया। उदारवाद की भावना पहले हम लोग समझे। उदारवाद की भावना 19वीं शताब्दी के शुरू के दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और उदारवाद की भावना में गहरा तालमेल था। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावनाएं थी। यदि हम राजनैतिक दृष्टि से देखते हैं तो उदारवाद की भावना से ही आम आदमी या आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बल दिया होगा। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेष अधिकारों का अंत हुआ। अब इसके बाद मताधिकार हुआ। जब ये राजवंश समाप्त हुआ, वंशानुगत शासन व्यवस्था, तानाशाह, ये सब हुआ, तब मताधिकार। फ्रांस के लोगों में मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। ये नहीं कि बस आज जो भारत में देख रहे हैं ना, कोई भी जाते हैं वोट गिरा देते हैं। वहाँ बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। हर नागरिक को मताधिकार नहीं मिला था। क्रांति के पिछले दौर में केवल उन पुरुषों का मताधिकार मिला था जिसके पास संपत्ति होती थी। स्त्रियों को नहीं थी। जैकोबिन क्लब के दौर में थोड़े समय के लिए हर वयस्क पुरुष को मताधिकार मिला था, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुराने व्यवस्था बहाल कर दी थी। अब समझ सकते हैं। अब फिर से मताधिकार केवल सीमित लोगों के पास था। नेपोलियन के शासनकाल में महिलाओं को नाबालिग जैसे दर्ज किया गया, इसलिए महिलाएं अपने पिता या पति के नियंत्रण में होती थी। अब आर्थिक क्षेत्र का उदारीकरण क्या है प्यारे बच्चों? अब इस चीज़ों को समझिए। आर्थिक क्षेत्र का उदारीकरण माने नेपोलियन कोड की एक और खास बात थी कि आर्थिक उदारीकरण। मध्य वर्ग जिसका उदय अभी अभी हुआ था, आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। आर्थिक उदारीकरण की जरूरत को समझने के लिए ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यहाँ 19वीं
सदी के पूर्वार्ध की बात है कि इस क्षेत्र में 39 प्रांत थे जो कई छोटे छोटे इकाइयों में बटे हुए थे और हर इकाइयों को अपनी अलग मुद्रा और मापन की अलग अलग प्रणाली थी। यदि कई व्यापारी हैम वर्ग से न्यूरेम वर्ग जाते थे तो उसे 11 चुंगी नाकाओं से गुजरना होता था। अब समझ सकते हैं, 11 उसको चुंगी माने टैक्स उसको देना पड़ता था। हर नाके पर लगभग 5% चुंगी लग जाता था प्यारे बच्चों। इस तरह से तो 1834 ईस्वी में प्रसिया के पहल पर जोकरलिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ और बाद में अधिकांश जर्मन राज्य भी इस यूनियन में शामिल हो गया और चुंगी की सीमा समाप्त कर दी गई। इस तरह से हुआ। अब देख लेना है कि 1815 के बाद एक नए रूढ़वाद का जन्म हुआ। रूढ़ीवाद जिसको हम कह सकते हैं, तो रूढ़ीवाद का जो जन्म हुआ सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसिया और ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़ीवाद की ओर वापस लौटना चाहती थी। रूढ़ीवाद को लगता था कि समाज और देश की परंपरागत संस्थाओं का संरक्षण जरूरी है, जैसे राजतंत्र। अब ये समझ लीजिए, जो पुराना चल रहा था, जैसे लूट खसोट राजा है ना, क्या भाई, तो राजतंत्र बहुत अच्छा था। ये सब की ओर लौटने लगे। कब? नेपोलियन को पराजय जब हुआ उसके बाद, क्योंकि राजा चाहबे करेगा कि हमारा राज हमेशा रहे, वो ऐश आराम का जीवन। अब चर्च के पादरी लोग पूरा झूठ मूठ कर करके ठगना काम करते थे, तो वो लोग सामाजिक ढांचे, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बचा कर रखना चाहते थे, है ना। इस तरह से प्यारे बच्चों कौन रूढ़िवाद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? रूढ़िवाद का जन्म हुआ। अब हम लोगों को ये देख लेना है कि रूढ़िवाद क्या है। ये तो हम लोग जान गए कि रूढ़िवाद में माने पुराने जो परंपरा था, जैसे प्रजातंत्र, चर्च पर की प्राथमिकता देना, है ना, पूरा कुकर्म करो, अंत में चर्च के पादरी आपका मुक्ति पत्र दे देंगे, आप बुढ़ापे में एकदम मुक्त होंगे, उसको पूरा धन संपत्ति चाहिए। अब देखिए, एक वियना संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया माने जो यूरोपियन शक्ति के प्रतिनिधि थे, इस जो मैं देश का नाम बताया वह यूरोपियन शक्ति के प्रतिनिधि थे, ने यूरोप में कई रूपरेखा तय करने के लिए वियना में एक मीटिंग की। कहाँ मीटिंग की? वियना में। और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरलिंक पर इस कांग्रेस के मेहमानबाजी का भार था। इस मीटिंग में वियना संधि का खाका तैयार किया गया। इस संधि का मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में
यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलाव को बदल देना। जो बदलाव नेपोलियन के समय आया था, उन सारे बदलावों को मैंने उसको बदल दे। इस संधि में जो कदम उठाए गए थे मैं बतला रहा हूँ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बोरबोर्न वंश, वहाँ एक था बोरबोर्न वंश, बोरबोर्न वंश की सत्ता से हटा दिया गया था और उसे फिर से सत्ता दे दी गई। यही संधि में, कौन संधि में? वियना के संधि में, समझिए। और क्या किया गया? नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन बनाया था, उसमें कई बदलाव नहीं किया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और क्या किया गया? फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश नहीं करे। जितना में फ्रांस है ना, उतने कई राज्य अलग अलग बना दिया गया। उदाहरण के लिए हम आपको बतला रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या? उदाहरण के लिए उत्तर में नीदरलैंड राज्य का स्थापना हुआ, इसी तरह से दक्षिण में पीडमोंट जैसे जेनोवा से जोड़ दिया गया। इस तरह से बहुत से बना दिए गए प्यारे बच्चों। और एक चीज़ और मैं बतला रहा हूँ, मैंने 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं आई, वे सब तानाशाही प्रवृत्ति थी, वो सब तानाशाही प्रवृत्ति थी और वे किसी प्रकार की आलोचना या विरोध का बर्दाश्त नहीं करते थे। उसमें से अधिकांश ने अखबारों, किताबों, नाटकों, गानों में व्यक्त होने वाली विषय वस्तु का काड़ा सेंसर कानून लगा दिया कि जिससे प्रजा में विद्रोह पैदा न हो, है ना? समझ सकते हैं कितना दिमाग से काम लिया। वहाँ की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रांति क्या है प्यारे बच्चों? हम ये कह रहे हैं कि 1815 ईस्वी की घटना के बाद सजा के डर से कई उदारवादी माने जमीन दोज हो गए थे और ज्यूसेप्पे मित्सिनी एक इटलियन क्रांतिकारी था। याद रखिएगा, इटलियन क्रांतिकारी जो ज्यूसेप्पे मित्सिनी जो थे, उनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ। समझ सकते हैं, बिना क्रांति के बदलाव नहीं होता है देश में। और वे कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बन गया और जब वह महज 24 साल का था तभी लिगुरिया में क्रांति फैलाने के कोशिश में 1831 ईस्वी में देश निकाला दे दिया गया उस क्रांतिकारी को। अब समझिए, इसके बाद उसने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया जब देश निकाला हो गया तो, और उनमें से पहला था मार्सिया में यंग इटली और फिर वर्ने में यंग यूरोप। ये कौन? मेत्सिनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को मानवता की नैसर्गिक इकाई बनाया। किसको मानना था? जो वह क्रांतिकारी था। कौन? मेत्सिनी, पूरा नाम ज्यूसेप्पे मेत्सिनी। उसका मानना था कि ये जो भगवान जो है, भगवान में जो राष्ट्र के मानवता की
वही नैसर्गिक इकाई है। मैंने भगवान ने राष्ट्र को मानवता की नैसर्गिक इकाई बनाई, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों के बेमेल संगठन से बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की जरूरत थी। एक लोकतंत्र, जो छोटे छोटे राजा जो है पूरा लाभ ले रहे हैं, ऐसो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको एक माने लोकतंत्र बना दे मिला करके। मैथ्सिनी के अनुसार लगते हुए, अनुसरण करते हुए लोग ने जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में ऐसे कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिससे रूढ़वादियों को मैथ्सिनी से डर लगने लगा। क्योंकि रूढ़वादी क्या थे प्यारे बच्चों? रूढ़वादी जो है वे अपने पुराने धारा पर चलते थे। जो हम लूट रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, जो ले रहे हैं, है ना, उसको डर लगने लगा। अब ये जो है डर लगने लगा तो निश्चित है कि डर लगेगा तो वे क्या करेंगे? उसको रोकने का कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। और इस तरह से फ्रांस में पहला उथल पुथल माने जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ, समझ गए ना, जिससे माने उदारवादी क्रांतिकारियों ने बोरबेन के राजा को उखाड़ फेंका, समझ सकते हैं। और उसके बाद एक संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई जिसके मुखिया लुई फिलिप को बनाया गया था। अब ग्रीस की आज़ादी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 ईस्वी से शुरू हुआ था। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था, उससे पूरा समर्थन मिला। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला जो प्राचीन ग्रीस संस्कृति का सम्मान करते थे। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले ऐसे संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों ने भी जन भावना को इसके पक्ष में लाने का भरपूर कोशिश किया। माने कवि का भी बहुत अस्तित्व होता है, वो लोगों के मन में कुछ भावना ऐसे भरते हैं जिससे राष्ट्र भावना उत्पन्न हो। प्यारे बच्चों, जैसे प्रजातंत्र के जो समांतवाद था, समांतवाद के भारत में उखाड़ने के लिए, भारत में छोटा एक उदाहरण देता हूँ, उखाड़ने के लिए लोग गाते थे, हम मरझुंगी झोपड़ी है तो ऊंच महल कैसे भेगेल है। मघी में है ये, हम मरझुंगी झोपड़ी है तो ऊंच महल कैसे भेगेल है। हमने गरीब दिन भर काम करैत करैत पेट पीठ में सट गेल है, तू कुर्सी पर बैठल बैठल तोंद लम्हर कैसे भेगेल है। ये सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए लोग गाया करते थे, जिससे लोगों को दिमाग में भूचाल आता था। उसी तरह से ग्रीक में भी हुआ, है ना। और आखिरकार 1832 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। समझ सकते हैं, ऐसा किया गया प्यारे बच्चों। अब है उसमें हम लोगों को देखना है कि राष्ट्रवादी भावना और उसका रोमांचक परिकल्पना के बारे में क्या था कि माने रोमांटिसिज्म एक संस्कृति आंदोलन था। कौन? रोमांटिसिज्म एक संस्कृति आंदोलन था जिनमें या जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं के एक खास
स्वरूप को विकसित करने का कोशिश की थी। समझ सकते हैं। और रोमांटिक कलाकारों का अक्सर विज्ञान और तर्क के बढ़ावे की आलोचना करते थे। उनका फोकस भावुकता, सहज ज्ञान और रहस्यों पर ज़्यादा होता था। उन्होंने एक साझा विरासत, एक साझा संस्कृति, इतिहास को राष्ट्र के आधार के रूप में बनाने की कोशिश की थी। समझ सकते हैं। राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने में भाषाओं की भी अहम भूमिका निभाई थी, है ना। जैसे पूरे भारत में हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो भाषा भी भूमिका निभाई थी। रूस द्वारा सत्ता हड़पने के बाद पोलैंड के स्कूलों में पोलिश भाषा को हटा दिया गया। पोलैंड के स्कूलों में क्या, पोलिश भाषा को हटा दिया गया और हर जगह रूसी भाषा को थोपा जाने लगा। रूसी शासन के खिलाफ 1831 ईस्वी में हथियारबंद विद्रोह भी शुरू हुआ था, लेकिन इन आंदोलन को कुचल दिया गया, है ना। कैसे, मैंने शक्ति से उसको कुचल दिया गया था। और लेकिन इसके बाद पादरी वर्ग के सदस्यों ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोधी के शस्त्र के रूप में करना शुरू कर दिए। कौन भाषा का, पोलिश भाषा का। और चर्च में भी अनुष्ठानों में या अन्य धार्मिक गतिविधियों में माने पोलिश भाषा का इस्तेमाल होता था। रूसी भाषा में प्रवचन देने की मनाही करने पर भी रूसी अधिकारी ने कई पादरियों को जेल भेज दिया था। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से एक क्या हुआ, मतलब मैंने ऐसा जब हुआ तो राष्ट्रवाद का उदय होगा ही, है ना। मैंने जो जन जन में जो भाषा है उसका अगर विरोध करे, अगर यहाँ पर कोई हो कि हिंदी नहीं बोलना है, सब अंग्रेजी में बोलना है, तो उसको लोग विरोध करेगा ही। यहाँ पर इतना ही नहीं, मैंने एक चीज़ बतला रहे हैं कि 1830 ईस्वी में के दशक में यूरोप के लिए आर्थिक तंगी का दशा था। वहाँ पर भूखमरी, कठिनाइयों और लोगों का बहुत से विद्रोह हुआ, है ना। 19वीं सदी के शुरू के आधे वर्षों में जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, बेरोजगारों में तेजी से इजाफा हुआ, माने बढ़ा। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहर क्षेत्रों के तरफ बड़ी संख्या में लोग पलायन होने लगे। जैसे अभी देख रहे हैं कि शहर से गांव में लोग आए, कितने मजदूर, लेकिन इसके पहले मैंने गांव से शहर की ओर लोग पलायन कर रहे थे। इस वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ऐसा हुआ, है ना। इसका प्रभाव देखिए आने वाले भविष्य में कैसा पड़ता है। तो इस तरह से होता है। और इसे शहर में ऐसे झुग्गी झोपड़ी, जब गांव से शहर में आए तो उनको तो मैंने सस्ता में रहना है, तो वहाँ पर ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे जहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ होती थी, पूरा लोग आपस में बना लेते थे, है ना। तो वे लोग वहाँ का हुआ भाई, उस काल में यूरोप के अन्य भागों के तुलना में इंग्लैंड में औद्योगिकरण तेजी से हुई। समझ सकते हैं, तेजी से हुई। इसलिए इंग्लैंड के मिलों में बनने वाले सस्ते सामान से यूरोप के अन्य देशों में छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा बनाए जाने वाले
सामानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। अब समझ सकते हैं, यहाँ तो मजदूर सस्ते मिल गए, है ना, तो निश्चित है कि औद्योगिकरण तेजी से होगी। समझ सकते हैं। और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में अभी रात भर का नियंत्रण था, है ना, इस तरह से हुआ। अब वहाँ पर भी मैंने 1848 का साल ऐसा था कि एक बुरा साल था, है ना, मतलब कहने के मतलब कि एक साल के फसल, वहाँ एक साल फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सामान लोग मैंने उस पर लगान भी बहुत कस दिए थे। तो नुकसान और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कमी के कारण, कीमत के कारण गांवों में, शहरों में भूखमरी जैसा उत्पन्न हुई। और मैंने इस साल मतलब 1848 ईस्वी में भोजन की कमी, बढ़ती बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़क पर उतर गए। विद्रोह इतना ज़बरदस्त हुई कि लुई फिलिप को वहाँ से पलायन करना पड़ा और एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र घोषणा कर दी, और जिसमें 21 वर्ष की या 21 वर्ष से ऊपर के उम्र के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार हो गया। फिर वहाँ पर उदारवादी क्रांतिकारी हुई, माने क्रांति हुई। जब गरीबों का विद्रोह 1848 में हो गया था, तभी एक ऐसे क्रांति भी शुरू हुई थी या हो चुकी थी वहाँ, जिसका नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग के लोग कर रहे थे। यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीन राष्ट्र जैसी कई चीज, माने उस समय स्वाधीन राष्ट्र जैसे कोई चीज़ नहीं थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में, इन क्षेत्रों के मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष ने राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान का मांग शुरू कर दिया। अब समझ सकते हैं, मांग था कि संसदीय प्रणाली पर आधारित राष्ट्र का निर्माण, संसदीय प्रणाली पर। वे एक संविधान, प्रेस की आज़ादी और गुटबंदी की आज़ादी चाहते थे। अब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। अब जब ये चाहते थे, इससे सब इसकी ओर झुकेगा। एक अब हम लोग देखें कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यह क्या चीज़ है प्यारे बच्चों, यह है क्या चीज़? तो जर्मन में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मन में ऐसे कई राजनीतिक संगठन हुआ प्यारे बच्चों, जर्मन में ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे, जिससे सदस्य मध्यवर्गीय पेशवर, व्यापारी, धनी कलाकार हुआ करते थे। वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और एक सकल जर्मनी असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया, और 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला, और वह फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को चल पड़े, जिसका आयोजन सेंट पॉल के चर्च में किया गया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्रवाद का संविधान तैयार किया और उस राष्ट्र के कमान कई राज परिवारों का
आदमी करता जो पार्लियामेंट को जवाबदेह होता था। इस तरह से प्यारे बच्चों, इन शर्तों पर मैंने पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम, जिसको विल्हेम IV कहते हैं या चतुर्थ कहते हैं, को वहाँ का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। समझ सकते हैं। लेकिन जर्मनी सेना जो है वो क्या करते थे, जर्मन की बात मैं बतला रहा हूँ। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था, है ना। रूढ़वादी ताकतों राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा देने लगे थे ताकि शासन की शक्ति बढ़ाई जा सके और यूरोप में राजनीतिक प्रभुता हासिल की जा सके। अच्छा, मैंने आपने पहले देखा कि किस तरह से राजा और सेना की मिली जुली ताकत ने जर्मनी में मध्य वर्ग के आंदोलन को कुचल दिया गया। समझ सकते हैं। तो पर्सिया के बड़े भूस्वामी, है ना, जिन्हें क्या कहा जाता था, जंकर, भी उन दमनकारी नीतियों का समर्थन करते थे। इसके बाद पर्सिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का कमान संभाल लिया। यहाँ एक जिसको ओटो वोन बिस्मार्क, एक क्या था भाई, ओटो वोन बिस्मार्क, ये पर्सिया का मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। इस काम में बिस्मार्क ने पर्सिया की सेना और प्रशासन तंत्र के सहारा लिया था और 7 सालों में 3 युद्ध हुए। एक ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। पर्सिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुआ और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ, एकीकरण का काम पूरा हुआ और पर्सिया का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी का बादशाह घोषित कर दिया गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका हुआ। अब है इटली का एकीकरण के बारे में हम लोग कुछ जाने। तो इटली में मुझे कहना था कि इटली का एक राजनीतिक अलगाव और विघटन का बहुत बड़ा इतिहास है। इटली में एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग वर्ग साम्राज्य का शासन था। कौन? हैब्सबर्ग वर्ग, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। तो दूसरी ओर कुछ हिस्से में छोटे छोटे राज्य थे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा था। उसमें था सर्डिनिया, पीडमार्ट पर भी किसी इटलियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य का नियंत्रण में था। इस तरह से अलग अलग था। प्यारे बच्चों, 1930 ईस्वी के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने एक समग्र इटली गणराज्य की स्थापना के लिए योजना बनाई और इसमें क्या किया गया, योजना तो बनाई, लेकिन 1831 से 1848 के विद्रोह की
विफलता के बाद उसकी जिम्मेदारी सर्डिनिया, पिडमॉन्ट और इसके शासक विक्टर एस्म्यूर द्वितीय पर आ गई। समझ सकते हैं। और इस प्रकार से इटली का एकीकरण से राष्ट्रीय विकास तेज हो गया। समझ सकते हैं। ब्रिटेन की भी कुछ अजीबोगरीब कहानी है। ब्रिटेन की राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं हुई। यहाँ पर भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली है ना। यहाँ पर क्या लंबी प्रक्रिया चली, तो माने 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटिश देश नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश द्वीप जिनमें नस्लों के हिसाब से बटे हुए थे, जैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट या जिसको आयरिश, हर नस्ली ग्रुप की अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपरा थी। इंग्लिश राष्ट्र धीरे धीरे धन, संपदा, महत्व और ताकत में बढ़ रहा था। इस तरह से इसका प्रभुत्व उन द्वीपों के अन्य राष्ट्रों पर पड़ना स्वाभाविक था। और एक लंबे, प्यारे बच्चों, झगड़े के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट के राज परिवार से सत्ता ले ली गई। और इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्रों का निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। समझ सकते हैं। इस यूनियन ने इंग्लैंड का एक प्रधान भागीदारी था और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश सदस्यों की बहुलता थी। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से अब है कि मैंने ये चीज़ बतला रहा हूँ कि ब्रिटिश पहचान बढ़ाने लगी, लेकिन इसका खमाजा मैंने स्कॉटिश मैंने जिसको स्कॉटिश संस्कृति और राजनैतिक संस्थानों की बढ़ती कमजोरी के रूप में हुआ। और मैंने स्कॉटिश हाईलैंड में कैथोलिक लोग रहते थे, ये तो सब जानते हैं। और जब वे अपनी स्वतंत्रता का उजागर करने की कोशिश करते थे तो उन्हें भारी दमन का सामना करना पड़ता था। समझ सकते हैं। आइलैंड में भी कुछ ऐसे ही स्थिति थी। यह एक ऐसा देश था जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच गहरी खाई थी। दो चीज़ था, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंटी, मैं जिसको कह सकते हैं मैंने प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच दोनों में क्या थी? खाई थी। हालांकि कैथोलिक की संख्या अधिक थी, लेकिन इंग्लैंड की मदद से प्रोटेस्टेंट ने अपना दबदबा बना लिया। समझ सकते हैं। और वहां पर एक नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण के लिए इंग्लिश संस्कृति को जबरदस्ती थोपा जाने लगा और इस तरह से पुराने देश में एक नए यूनियन
में बस मूक दर्शक लोग बनते रह गए। अब है कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में थोड़ा सा हम प्यारे बच्चों देखें, है ना। राष्ट्रवाद तो आप तो जानिएगा, इसमें बहुत से चीज आप समझें। तो 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद के उदारवादी और प्रजातांत्रिक भावनाओं की कमी होने लगी। यह एक हथियार बन गया जिससे क्षणिक लक्षणों को साधा जाने लगा। यूरोप के मुख्य ताकतों ने लोगों को राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए शुरू कर दिया। अब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, मैंने कहने के मतलब है कि राष्ट्रवाद का हवाला दे कर करके और अपने राज्य को, अपने देश को विकास कर करके उसको साम्राज्यवाद में कन्वर्ट करने लगा, है ना, बदलने लगा। मैंने वो अपने दूसरे देश को अपने अंडर में करने लगा। मैंने ये राष्ट्रवाद का ही, अब समझ सकते हैं। मैंने कहता है कि जैसे बाल्कन में संकट, बाल्कन एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ का भौगोलिक और नस्लिक विधि भरपूर था, और आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, माने ये सब जो थे, ये जो क्षेत्र आते थे, इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को मोटे तौर पर स्लाव कहा जाता था, और बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। वह यह दौर था जब ओटोमन साम्राज्य बिखर गया था और माने बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। इसलिए ऐसे क्षेत्र या यह ऐसा क्षेत्र था जैसे कि बारूद के ढेर पर बैठा हो। समझ सकते हैं। इस तरह से वह राष्ट्रवाद, कोई देश राष्ट्रवाद के हवाला दे कर करके अपना बगल के कमज़ोर राष्ट्रों को मिला ले, हमारा देश बहुत बड़ा देश होगा। इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना हुआ। और 19वीं शताब्दी में यूरोपियन शक्ति ने उपनिवेश बने। कई देश को अब उपनिवेशी ताकत का माने विरोध करना माने शुरू कर दिए थे। जैसे भारत ही देख लीजिए, भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था, है ना। अलग अलग उपनिवेश के लोग में राष्ट्रवाद की अपनी नई परिभाषा बनाई। इस तरह से राष्ट्रवाद का आइडिया एक विश्वव्यापी आइडिया बन गया था प्यारे बच्चों। इस तरह से हमने समाप्त किए और इसका प्रश्नोत्तर भी मैं दूंगा और आप एकदम कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्नोत्तर है पार्ट 1 का, है ना, हिस्ट्री का। ये आप लोग ज़रूर सब बना लेंगे। सुन लीजिए, देख रहे हैं ना, ये आपको सब बना लेना है। सुन लीजिए, टोटल आप बनाते चल जाइएगा। सभी प्रश्न आपको बन जाना चाहिए और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप सब कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। जो परीक्षा होगी देख लीजिए। हो जाएगा ना। अब कुछ क्वेश्चन ये है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे।
देख लीजिए, ये सब आपको बना लेना है। इतना काफ़ी है प्यारे बच्चों, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्न उत्तर है पार्ट 1 का, है ना, हिस्ट्री का। ये आप लोग ज़रूर सब बना लेंगे। सुन लीजिए, देख रहे हैं ना, ये आपको सब बना लेना है। सुन लीजिए, टोटल आप बनाते चल जाइएगा। सभी प्रश्न आपको बन जाना चाहिए, और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप सब कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, जो परीक्षा होगी। देख लीजिए, हो जाएगा ना। अब कुछ क्वेश्चन ये है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे। देख लीजिए, ये सब आपको बना लेना है। इतना काफ़ी है प्यारे बच्चों।